नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी कोचिंग पे। जैसा कि आप जानते हैं आज है 24 जुलाई और इससे पहले 23 और 22 जुलाई को एग्ज़ाम नहीं था कोई, तो आज फिर से स्टार्ट हो गया एग्ज़ाम एसएससी का। तो आज हम एसएससी सीजीएल के फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस करने वाले हैं। हमने कोशिश की है कि हम जितने क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी का एनालिसिस करवाएं आपको। इस वीडियो में हमने सारे क्वेश्चन इंक्लूड करने की कोशिश की है जितने पूछे गए थे आज। चलिए आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था आज कि अलाउद्दीन खिलजी के समय कपड़ा बाजार का क्या नाम था। तो कपड़ा बाजार का नाम है अलाउद्दीन खिलजी के समय बाजार प्रणाली में वो सराय अदल जो जिसे कपड़ा बाजार कहते थे। बात करें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, तो अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों में सबसे प्रमुख सुधार था उसकी बाजार नियंत्रण नीति। इसका उल्लेख है वो बर्नी ने अपनी पुस्तक तारीख फिरोजशाही में किया है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो बाजार प्रणाली नियंत्रण चलाई थी, बाजार नियंत्रण प्रणाली, उसका उल्लेख है वो कहाँ मिलता है। तो बर्नी है ना, उनकी किताब है तारीख है ये फिरोजशाही में उनका उल्लेख मिलता है। बात करें इनके बारे में, तो इनकी मुख्यतः 4 प्रकार की बाजार प्रणाली थी, 4 बाजार थे मुख्यतः। कि सबसे पहला था वो था गल्ला बाजार जो कि अनाज मंडी थी। दूसरा था वो था सराय अदल जो कि कपड़ा बाजार था। तीसरा था वो था घोड़ों गुलामों तथा पशुओं के लिए बाजार, वो अलग बाजार था। चौथा था वो सामान्य बाजार था जो कि मिठाई सब्जी टोपी मोजा चप्पल कंकी जैसे नॉर्मल होता है वो बाजार था। तो मुख्यतः उनके समय में 4 बाजार प्रणाली थी ये अलाउद्दीन खिलजी के समय। और भी विस्तार से रूप से है लेकिन वो मैंने इनकी नोट नहीं की है तो आपका काफ़ी वक्त खराब हो जाता। तो ये मोस्ट इतना ही इंपॉर्टेंट जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के कितने साल बाद है वो कलिंग का युद्ध लड़ा था। तो उन्होंने 8 साल बाद है वो कलिंग का युद्ध लड़ा था। विस्तार से बात करें तो अशोक ने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा था। इस युद्ध में वह नरसंहार के से राजा द्रविड हो गया और इसके लिए उन्होंने सांस्कृतिक विजय की नीति के पक्ष में भौतिक आधिपत्य को नीति को त्याग दिया था। यानी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किस युद्ध के बाद वो अशोक ने वो युद्ध करना छोड़ दिया था। ये क्वेश्चन भी एसएससी में पूछ लिया गया है तो ये लाइन से इंक्लूड की है। तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने ये युद्ध लड़ना छोड़ दिया था। बात करें दूसरे शब्दों में, बेरी घोष का स्थान है वो धन घोष ने ले लिया था। यानी वो क्रूर से बिल्कुल ही शांत स्वभाव के हो गए थे। और अशोक का यह 13वें शिलालेख वो कलिंग युद्ध का विस्तृत वर्णन मिलता है। तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि अशोक के कौन से शिलालेख में वो कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। तो ये की पॉइंट है वो आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि धन के विकास का सिद्धांत किसने दिया था। तो दादा भाई नौरोजी ने वो धन के विकास का सिद्धांत दिया था। बात करें इसके बारे में, तो धन का विकास का सिद्धांत है वो दादा भाई नौरोजी ने दिया था अपनी पुस्तक कौन सी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि कौन सी बुक में दिया था। तो ये था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। आगे बात करें तो धन का बहिर्गमन समस्त बुराइयों की जड़ है और भारतीय निर्धनता का मूल कारण है। ये सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था। ये स्टेटमेंट भी आपसे पूछ सकते हैं। तो जितने ये की पॉइंट बता रहा हूँ मैं वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक भी पॉइंट ऐसे एक्स्ट्रा नहीं लिखा है। तो आप जितने पॉइंट लिखे हैं वो ध्यान से पढ़िएगा। तो सर यहाँ से ही एसएससी बनाता है। तो ये आपके लिए इस सीजीएल में एग्जाम में है इम्पोर्टेंट। आगे जो एसएससी एमटीएस का होगा, आगे टीचर का होगा, वहाँ पे भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है ये आपके लिए। तो आप इनको जरूर पढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि कूद नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है। तो कूद नृत्य का संबंध है वो जम्मू और कश्मीर राज्य से है। बात करें इसके बारे में, तो इस नृत्य को है वो मुख्य रूप से लोक देवताओं और अभिवादन करने के लिए किया जाता है। आज का अगला क्वेश्चन था कि फीफा वर्ल्ड कप था जो कि 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ था। तो उसका आयोजन है वो कतर में हुआ था। और इसकी फाइनल की बात करें तो अर्जेंटीना ने वो फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल मैच में फ्रांस को हराकर खिताब अपने नाम किया था। लियोनेल मेसी ने अपना सपना पूरा किया। साथ ही 36 साल के बाद अर्जेंटीना ने इस वर्ल्ड कप को जीता था। बात करें फीफा के मुख्यालय की, तो यह है ज्यूरिख या ज्यूरिख जो कि स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा शहर है, वहाँ पे इसका मुख्यालय है फीफा का। अगला क्वेश्चन था कि अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 है वो उसके समय भारत का कप्तान कौन था। तो ये 2022 में होता है, उसका कप्तान थे यश धूल।
बात करें इसके बारे में तो भारत ने फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड को 4 विकेट से शिकस्त देकर खिताब अपने नाम किया था। इसी के साथ यश दूल अंडर 19 विश्व कप का खिताब जीतने वाले भारत के 5वें कप्तान बन गए हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो पश्चिम निम्न में से कौन सा पश्चिम तट पर बंदरगाह स्थित नहीं है? 4 ऑप्शन दिए हुए थे, 3 थे पश्चिम तट का बंदरगाह और एक था ये हल्दिया बंदरगाह जो कि पूर्वी तट का बंदरगाह है। वो हल्दिया वो पश्चिम बंगाल का है, पश्चिम बंगाल तट पर स्थित है। तो हल्दिया है वो पूर्वी तट का बंदरगाह है, पश्चिम तट का बंदरगाह नहीं है। बात करें बंदरगाहों के बारे में तो भारत के पश्चिमी तट का बंदरगाह है वो मुख्यतः कांडला, मंगलोर, मुंबई, मार्निगांव यानी मार्मागोवा और JNPT पंडित जवाहरलाल नेहरू और कोचीन, ये क्या है पश्चिमी तट का बंदरगाह है। और बात करें भारत के पूर्वी तट के बंदरगाह बारे में तो तूतीकोरी, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप, कोलकाता, एन्नोर, हल्दिया, ये सब है वो पूर्वी तट के बंदरगाह हैं। बात करें तो एन्नोर पोर्ट है वो 68% हिस्सेदारी है वो हिस्सेदारी के साथ एक सार्वजनिक कंपनी के रूप में पंजीकृत है। बात करें अगला क्वेश्चन की तो विटामिन और खनिज की आवश्यकता उस शरीर में क्यों होती है? तो एक क्वेश्चन बचा गया था, तो इसका उत्तर होगा प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए विटामिन और खनिज की आवश्यकता होती है। बात करें विस्तार से इसके बारे में तो अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए विटामिन जरूरी है, विटामिन और खनिज। और विटामिन और खनिज स्वास्थ्य त्वचा, बालों, हड्डियों, दांतों और शरीर के अन्य हिस्सों को स्वस्थ बनाने में मदद करते हैं। वे स्वस्थ हृदय क्रिया को बनाए रखने, स्वस्थ दृष्टि का समर्थन करने और स्वस्थ प्रतिरक्षा कार्य को बनाए रखने में मदद करते हैं। बात करें अगले क्वेश्चन की तो अगला क्वेश्चन था कि मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच लघु ग्रह का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो ये है वो गायक पंडित जसराज के नाम पर है, ये उस लघु ग्रह का नाम रखा है। अगला क्वेश्चन है कि रेवतवाड़ी प्रथा सबसे पहले किस राज्य से शुरू हुई थी? तो यह है मद्रास राज्य में कि मद्रास राज्य के 12 महल जिले में, मद्रास प्रेसिडेंसी के 12 महल जिले में यह रेवतवाड़ी व्यवस्था वो शुरू हुई थी। इसके बारे में बात करें तो इसके समय है वो थॉमस मुनरो है वो गवर्नर जनरल थे। और बात करें इसके बारे में तो रेवतवाड़ी व्यवस्था ब्रिटिश राज के दौरान शुरू की गई एक भू राजस्व प्रणाली थी। रेवतवाड़ी व्यवस्था को शुरुआत थॉमस मुनरो ने की थी। थॉमस मुनरो ने 1820 से 1827 तक मद्रास के गवर्नर के रूप में कार्य किया था, तो उस समय रेवतवाड़ी व्यवस्था लागू हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी PMKVY की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 2015 में। और मोस्ट इम्पोर्टेंट योजना केंद्र सरकार की, ये इस वीडियो में बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। जैसे कि प्रधानमंत्री जन धन योजना, जन सुरक्षा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया योजना, ये सब योजना बहुत सारी योजना है जिनका मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। वहाँ से जाके योजनाओं के केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं हैं वो आप देख जाइएगा। वहाँ से क्वेश्चन ऐसे में जरूर पूछते हैं, तो वो भी आप देख जाइएगा। वो वीडियो मैंने बनाया है, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगला प्रश्न था कि अप्रैल 2023 तक 2021 तक NGT का चेयरमैन कौन थे? तो आदर्श कुमार गोयल है वो NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष थे। बात करें इसके बारे में तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल चेयरमैन की नियुक्ति है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से केंद्र सरकार करती है और इसका मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। और इसमें कम से कम 10 लेकिन अधिक से अधिक 20 न्यायिक सदस्य होते हैं और कम से कम 10 लेकिन अधिक से अधिक 20 सदस्य विशेषज्ञ सदस्य होते हैं। बात करें तो इसकी स्थापना है वो 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम के तहत की गई थी। उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश लोकेश्वर सिंह पंता है वो भारत के वो पहले वो क्या बोलते हैं NGT के पहले अध्यक्ष थे और वर्तमान में वो आदर्श कुमार गोयल हैं। अगला प्रश्न है कि कंचनजंगा पर्वत चोटी है वो कौन से हिमालय का भाग है? तो ये ग्रेट हिमालय का भाग है। बात करें इसके बारे में तो कंचनजंगा है वो दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 28,169 फीट यानी 8,586 यानी 85 मीटर है। यह सिक्किम राज्य में पूर्वोत्तर भारत और
पूर्वी नेपाल के बीच की सीमा पर पूर्वी हिमालय के दार्जिलिंग, सिक्किम के उत्तर और उत्तर पश्चिम में 40 मील 74 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह पर्वत ग्रेट हिमालय रेंज का एक हिस्सा है। अगला क्वेश्चन था कि किस त्योहार को दहन के नाम से जाना जाता है, तो इसका उत्तर होगा पोंगल। वैसे होलिका दहन भी होता है, लेकिन ऑप्शन में पोंगल था, होलिका दहन ऑप्शन नहीं था। ऑप्शन ऐसा था पोंगल, ओणम, बिहू, ऐसे कुछ ऑप्शन थे, तो इसमें पोंगल उसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक नृत्य का जनक है वो किसे कहते हैं, तो श्री उदय शंकर को है वो आधुनिक नृत्य का जनक कहते हैं। बात करें इनके बारे में तो आधुनिक नृत्य के पिता है वो उदय शंकर को कहते हैं। भारत के आधुनिक नृत्य संस्थापक होने का सम्मान पाने वाला इस व्यक्ति को मूल रूप से नृत्य में किसी प्रकार की पृष्ठभूमि नहीं थी, यानी ये सभी नृत्य जाता थे। उदय शंकर है वो 1900 से 1977 तक है वो संगीत रवि शंकर के बड़े भाई राजस्थानी परिवार से थे, जिसके मूल वंशज है वो बांग्लादेश से हैं। ये पंडित रविशंकर है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान का अनुच्छेद 141 है वो किससे संबंधित है, तो इसमें 141 में उल्लेख है कि इसके अंतर्गत है वो उच्चतम न्यायालय का द्वारा घोषित किया कानून सभी न्यायालयों पर बाध्यता है। ये दोस्तों क्वेश्चन पहले ही पूछ लिया गया एसएससी में, तो ये क्वेश्चन आप रिपीट दोबारा हो सकते हैं, तो ये क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा। आर्टिकल 141। अगला क्वेश्चन है कि बाजार में मुद्रा आपूर्ति को अनुमोदित करने के लिए सरकार क्या करेगी, तो इसका उत्तर होगा सरकारी प्रतिभूतियों को सरकार खरीदेगी और बेचेगी। इसके बारे में विस्तार से बात करूँ शब्दों में, तो केंद्रीय बैंक है वो आमतौर पर खुले बाजार में प्रतिभूतियों को खरीदने या बेचने के माध्यम से धन की आपूर्ति को समायोजित करके मौद्रिक नीति का संचालन करते हैं। एक क्वेश्चन था कि निम्न में से मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो इसका चौथा ऑप्शन था वो वयस्क मताधिकार। 3 मौलिक कर्तव्य थे, एक ऑप्शन था वयस्क मताधिकार, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये मौलिक वो संवैधानिक अधिकार है वो एक नागरिक का। वयस्क मताधिकार है वो संवैधानिक अधिकार है, ना कि मौलिक कर्तव्य। बात करें मौलिक कर्तव्य के बारे में, तो संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जो संविधान 10 तो मेन थे और एक वो 11वें मौलिक कर्तव्य को 86वें संविधान संशोधन 2 के तहत जोड़ा गया था। तो 10 को सभी के बारे में बात करें तो सबसे पहला मौलिक कर्तव्य है संविधान का पालन करते हुए राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें, स्वतंत्रता संग्राम के सिद्धांतों का पालन करें, भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करें, जब आह्वान द्वारा किया जाए देश की रक्षा करें और राष्ट्रीय कर्तव्य को प्रदान करें और भाईचारे का भावना रखें, मिश्रित संस्कृति को जीवित रखने का काम करें, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, वैज्ञानिक सोच विकसित करें, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना नागरिक कर्तव्य है, और उत्कृष्टता के लिए प्रयास यानी बेस्ट ऊंचाइयों के लिए, और सभी माता पिता और अभिभावकों की जिम्मेदारी है कि वे अपने 6 से 14 साल के बच्चों का स्कूल भेजें। ये था 11वां मौलिक कर्तव्य, जो कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। दोस्तों ये थे मौलिक कर्तव्य, और इसका उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद 51A में इसका उल्लेख मिलता है। और अगला प्रश्न था कि कौन सा आधुनिक व्यापार है वो अंग्रेजों के समय में प्रसिद्ध था, तो जूट और कपास। एक ऑप्शन में था जूट, दूसरे में था कपास, तीसरा था कि जूट और कपास दोनों, ए और बी दोनों, तो इसका उत्तर होगा जूट और कपास, ये उसका उत्तर होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो जनसंख्या घनत्व भारत का है वो 382 है। बात करें 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर था, और इसकी दशकीय वृद्धि है वो 17.72% थी। ऐसा क्वेश्चन बोल सकते हैं कि भारत का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कौन से राज्य का है, तो राज्य है उसका पूछे तो वो केरल होगा, और सबसे जनसंख्या अधिक पूछे तो वो उत्तर प्रदेश का होगा। और ऐसा कुछ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि सिविल सेवा में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो सत्येंद्रनाथ टैगोर थे, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे। बात करें इनके बारे में, तो श्री रविंद्रनाथ टैगोर के भाई श्री सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्होंने 1864 में सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी। 3 वर्ष पश्चात 4 अन्य भारतीयों ने भी सफलता हासिल की थी, लेकिन सबसे पहले क्या
सत्येंद्रनाथ टैगोर ने इसकी सफलता हासिल की थी। एक क्वेश्चन है अगला कि उस्ताद हसू खान और उस्ताद नाथू खान है वो संगीत के किस घराने से संबंधित है? तो इनका गाना है वो ग्वालियर घराना। बात करें इनके बारे में तो ग्वालियर घराने का उद्गम है वो मुगल साम्राज्य में 1526 से 1857 ईस्वी में तक मुगल साम्राज्य था काल इनका। तो इनके समय हुआ था। प्रारंभिक विशेषज्ञों में नाथों में उस्तादों में नाथन खान, नाथन पीर बख्श और उनके पोते अड्डू हसू और नथु खान थे, यानी इनका संबंध है वो ग्वालियर घराने से है। अगला प्रश्न है कि मेघालय में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत या पहाड़ियाँ नहीं पाई जाती हैं? तो पलामू पहाड़ी है वो मेघालय में नहीं पाई जाती है, ये ऑप्शन में था। बात करें इनके बारे में तो पलामू पहाड़ियाँ मेघालय पठार का अंश नहीं है। पलामू है वो झारखंड राज्य का हिस्सा है। खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ हैं वो एक ऐसा पर्वत क्षेत्र है जिनका काफ़ी अंश असम और मेघालय में है। खासी की पहाड़ियाँ गारो की पहाड़ियों के पूर्व में स्थित है। तो जो वहाँ पर मासीन राम एक स्थान है जहाँ पर भारत की सबसे अधिक वर्षा होती है बाद में। अगला प्रश्न है कि विक्टोरिया झील है वो कहाँ से गुजरती है यार? तो विक्टोरिया झील का निर्माण है वो नील नदी से होता है और अफ्रीका के युगांडा, केन्या और तंजानिया के सीमा पर ये स्थित है विक्टोरिया झील। बात करें इसके बारे में तो विक्टोरिया झील है वो अफ्रीका महाद्वीप में युगांडा, केन्या और तंजानिया की सीमा पर स्थित है। नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है और भूमध्य सागर में मिल जाती है। विक्टोरिया झील विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील है और क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी एलवण झीलों में से एक है। अगला प्रश्न था कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2020 में कौन सी टीम ने डेब्यू किया? तो इसका उत्तर होगा आयरलैंड, क्योंकि ऑप्शन में भारत, बांग्लादेश और थाईलैंड और आयरलैंड ये 4 ऑप्शन थे। तो थाईलैंड ने तो क्वालिफाई भी नहीं किया था और बांग्लादेश और भारत ने खेला था वर्ल्ड कप, तो रह गया आयरलैंड। तो इस हिसाब से ऑप्शन में कट गया। थाईलैंड ने तो क्वालिफाई भी नहीं किया था, थाईलैंड तो क्वालिफाई में बाहर हो गई थी, तो इसका उत्तर होगा आयरलैंड। अगला प्रश्न था कि पहला वुमेन वनडे वर्ल्ड कप कौन से देश में खेला गया था? तो इसका उत्तर होगा इंग्लैंड पे खेला गया था, वो भी 1973 में। बात करें इसके बारे में तो मेंस वर्ल्ड कप से 2 साल पहले, यानी मेंस वर्ल्ड कप 1975 में हुआ था, बाद में 1989 में, बाद में 1983 में हुआ था, जो कि भारत ने जीता था। तो मेंस वर्ल्ड कप के 2 साल पहले 1973 में पहली बार खेला गया वुमेन्स वर्ल्ड कप दुनिया का सबसे पुराना वैश्विक इवेंट है। पहले संस्करण में 7 टीमों ने भाग लिया था, जिसमें मेजबान इंग्लैंड इसकी मेजबानी की थी, ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर सबसे पहला आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप जीता था। तो इंग्लैंड ने हराया था ऑस्ट्रेलिया को, फाइनल उपविजेता इंग्लैंड, और हुआ कहा था वो भी इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय ने के द्वारा प्रज्वला चैलेंज योजना लॉन्च की है? तो इसका उत्तर होगा ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इसकी योजना का लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है कि कथक के लखनऊ घराने का जनक किसे मानते हैं? तो इसके लखनऊ घराने से संबंधित जनक है वो ईश्वरी प्रसाद को मानते हैं और इनके 3 पुत्र थे, अड़बू, खरडू और तुल्ला राम। ये भी प्रश्न पूछते हैं, तो इनके ये पुत्र थे। अगला प्रश्न है कि माजुली नृत्य का संबंध है वो किस राज्य से है? तो माजुली नृत्य है वो असम से संबंधित है नृत्य का। कि माजुली से आप रिलेट कर सकते हैं, एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि माजुली नदी द्वीप है वो कहाँ पे है? तो माजुली नदी द्वीप अब असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर है और असम में है। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि माजुली नदी द्वीप कहाँ पर है। तो बात करें माजुली नदी द्वीप की, तो माजुली एक विशाल नदी द्वीप है जो भारत के असम में ब्रह्मपुत्र में स्थित है। 2 सितंबर को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा इसे दुनिया में सबसे बड़ा नदी द्वीप घोषित किया गया था। यह द्वीप चारों ओर से लगभग 880 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। नदी के नियमित बाढ़ के कारण इस द्वीप ने अपने क्षेत्र में के 1/3 हिस्से को खो दिया है। इसे हाल ही में एक जिला घोषित किया गया और इससे पहले यह जोरहाट जिले के तहत एक उप डिवीजन था।
तो ये इसलिए फेमस, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हाल ही में जिला घोषित किया गया है और ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, तो इसलिए ये फेमस है माजुली नदी द्वीप। तो आप माजुली नदी द्वीप से रिलेट कर सकते हैं कि माजुली नृत्य है वो भी असम से है। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य है वो सबसे पहले किस देश में लागू किए? तो मौलिक कर्तव्य सबसे पहले है वो रूस में लागू किए। ये क्वेश्चन दोस्तों पहले शिफ्ट में पूछा गया था कि वर्तमान में मौलिक कर्तव्य से पूछा गया था क्वेश्चन। तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्य है वो 11 है और 11वां है वो 2002 में जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। और ये 51A में है वो मौलिक कर्तव्यों का संबंध है, वो अनुच्छेद 51 है वो मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। इससे पहले वाले शिफ्ट में पूछा गया था कि इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो वो था वोट देने वाला में वयस्क मताधिकार, जो कि एक कानूनी अधिकार है। अगला क्वेश्चन है कि राजकोषीय घाटे का सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र होगा सरकार का कुल व्यय जो कि पूंजी और राजस्व व्यय होता है वो उसमें से माइनस करना है सरकार से कुल आय जो कि राजस्व प्राप्ति, ऋण की वसूली व्यय प्लस अन्य प्राप्ति। ध्यान रहे इसमें वो बकाया नहीं रहना चाहिए, बिना बकाया उधार नहीं होना चाहिए, बिना उधार के है वो सरकार से कुल आय होनी चाहिए, जो वो एक्स्ट्रा में वो नहीं, जो सरकार का आय है बिना उधार के। तो सरकार कुल व्यय माइनस सरकार से कुल आय, तो ये इसका सूत्र होगा राजकोषीय घाटे का। अगला प्रश्न था कि शुंग वंश का अंतिम शासक निम्न में से कौन था? तो इसका शासक था वो देवहूति और इसका संस्थापक था वो पुष्यमित्र शुंग था, उसका अंतिम शासक था देवहूति। इससे क्वेश्चन फेमस क्वेश्चन है कि शुंग वंश है वो कौन से धर्म को मानते थे? तो शुंग वंश के शासक है वो वैदिक धर्म को मानने वाले थे। एक क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? स्वतंत्र भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना है वो 26 जनवरी 1950 को हुई थी। बात करें तो भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश है वो H.J. कानिया थे। इन्होंने 26 जनवरी 1950 से 6 नवंबर 1951 तक अपना कार्यकाल पूरा किया था। वह कुल 649 दिनों तक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे थे। एक और फेमस क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? जो कि अंग्रेजों के ज़माने में हुई थी, तो 1770 में हुई थी और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई थी। तब इसे कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता था और इसमें एक न्यायाधीश के अतिरिक्त 3 अन्य न्यायाधीश भी होते थे। तो ये क्वेश्चन भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है मॉडर्न हिस्ट्री से। अगला प्रश्न है कि खान बहादुर खान जो कि 1857 के विद्रोह में शामिल थे, तो उन्होंने कहाँ से नेतृत्व किया था विद्रोह का? तो उन्होंने बरेली से नेतृत्व किया था। बात करने के बारे में तो खान बहादुर रोहिला का जन्म है वो 1781 में हुआ था। वह रोहिलखंड के द्वितीय नवाब हाफिज रहमत खान के पोते थे। 1857 की क्रांति में भारतीय विद्रोह के समय अंग्रेजों का खूब विरोध किया उन्होंने बरेली में अपनी सफलता के बाद अपनी सरकार भी बनाई थी। अगला प्रश्न है कि खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि है वो किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था? तो इसका लक्ष्य था वो 7वीं पंचवर्षीय योजना इसका लक्ष्य था। और बात करें इसके बारे में तो 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य बात करें तो सामाजिक न्याय के माध्यम से आर्थिक उत्पादकता बढ़ाना, खाद्यान्न उत्पादन और रोजगार पैदा करने के क्षेत्रों में विकास स्थापित करना, ये 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य यानी मोटो था। एक क्वेश्चन था कि 1775 में किसे कार्बनिक रसायन में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इसका उत्तर होगा जॉन कॉर्नफोर्थ और व्लादिमीर पिल्लोव को है वो नोबेल पुरस्कार 1775 में दिया गया था। और जॉन कॉर्नफोर्थ को है वो एंजाइम उत्प्रेरण प्रतिक्रियाओं की स्टीरियोकेमिस्ट्री के लिए दिया गया था और व्लादिमीर पिल्लोव को है वो कार्बनिक अणुओं और प्रतिक्रियाओं को स्टीरियोकेमिस्ट्री का अध्ययन करने के लिए दिया गया था। तो इसका उत्तर तो है वो व्लादिमीर पिल्लोव होगा, लेकिन 1775 में है वो केमिस्ट्री क्षेत्र में है वो 2 लोगों को है वो नोबेल पुरस्कार दिया गया था, वो जॉन कॉर्नफोर्थ और व्लादिमीर पिल्लोव को। एक क्वेश्चन था इंग्लिश में कि वन हो बिलीव इन फेथ, तो इसका उत्तर होगा फेटालिस्ट। प्रधानमंत्री ने मिड डे मील योजना की शुरुआत कब की थी? तो इसकी शुरुआत है वो 15 अगस्त 1995 को हुई थी। बात करें इसके बारे में तो इस योजना को देश भर में लागू करने के लिए भारत सरकार ने
15 अगस्त 1995 को एक केंद्र प्रायोजित योजना शुरू की थी। इसे प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम NSPE कहा जाता है। बाद में इसका नाम है वो बदलकर स्कूलों में मध्याह्न यानी आधा छुट्टी होती है उस टाइम भोजन या मिड डे मील के राष्ट्रीय कार्यक्रम का नाम दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक में कितने जातियों का वर्णन किया है। तो मेगास्थनीज ने वो 7 जातियों का वर्णन है वो किया अपनी पुस्तक में, जिसका नाम है इंडिका। इसके बारे में और बात करें तो मेगास्थनीज ने भारत में 7 जातियों का उल्लेख किया है, जबकि भारतीय ग्रंथों में वो केवल 4 सामाजिक वर्गों या वर्णों का उल्लेख भी मिलता है। दोस्तों ये क्वेश्चन इसका पहले भी आ चुका है, हमने उसकी बात की थी कि मेगास्थनीज जो है वो सेलिबस टिकटर का दरबारी था, राजदूत था सेलिबस टिकटर का, और चंद्रगुप्त मौर्य यानी विक्रमादित्य के दरबार में आया था वो। अगला क्वेश्चन पूछा गया था अटल टनल से कुछ क्वेश्चन पूछा गया था जो कि जम्मू कश्मीर में है, उससे कुछ क्वेश्चन बना था। क्वेश्चन का रिजल्ट पता नहीं है, लेकिन जो भी था क्वेश्चन उससे क्वेश्चन जरूर था। चलिए हम बात कर लें अटल टनल के बारे में। तो अटल सुरंग है भारत के हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे में बनाई गई है। यह सबसे बड़ी हाईवे सुरंग है जिसे बनाने की क्रिया है वो 28 जून 2010 से शुरू की गई थी। इस टनल का उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2010 नहीं है, हाँ तो 2010 में, हाँ सॉरी काम हो सकता था, नरेंद्र मोदी ने अपने शुभ हाथों के 3 अक्टूबर 2020 को किया था। हिमालय की पहाड़ियों को काटकर इस सुरंग का निर्माण किया गया है। यह सुरंग विश्व में 10,000 फीट के ऊपर सबसे लंबी राजमार्ग एक ट्यूब टनल है। उसके बारे में और बात करें तो अटल टनल के साथ ही एक और सुरंग की तैयारी जारी है, जिसे सिंगोला सुरंग का निर्माण जारी है। अनुमान लगाया जा रहा है कि यह सुरंग 2025 तक पूरी हो जाएगी। इस सुरंग के बनने के बाद नींबू पदुम दारचा सड़क के माध्यम से नया लेह मनाली राजमार्ग बन जाएगा, जहां से हर मौसम में परिवहन हो पाएगा। तो रास्ता बहुत शॉर्ट हो जाएगा टनल बनने के बाद में। एक क्वेश्चन था आज का कि रोवर्स कप है वो निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो रोवर्स कप है वो फुटबॉल से संबंधित है। बात करें रोवर्स कप के बारे में तो रोवर्स कप है वो फुटबॉल से संबंधित है। यह 1891 में बॉम्बे में ब्रिटिश फुटबॉल प्रेमियों द्वारा शुरू किया गया था, टूर्नामेंट शुरू किया गया था। बात करें इसकी तो उद्घाटन वर्ष में पहला वर्सेस्टर रेजिमेंट विजेता रहा था। तो विजेता इसका रहा था वर्सेस्टर रेजिमेंट। अगला क्वेश्चन था कि 2011-12 के लिए राष्ट्रीय गरीबी रेखा के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र के लिए प्रतिमाह आय कितनी है। तो इसकी आय होगी 816। तो इससे पहले 21 जुलाई का जो पेपर था उसमें पूछा गया था कि 2011-12 के अनुसार तो शहरी क्षेत्र है उसके प्रति आय कितनी है। तो उसकी थी, हमने बात की थी उसकी 1000 थी, और उसने बताया था, मैंने कंप्लीट विचार से बताया था कि ग्रामीण की है वो 1000 होती है, ग्रामीण की सॉरी 816 है, और शहरी की है वो 800-1000 है। तो ये क्वेश्चन का डिस्कस हमने कर लिया है, तो दोबारा विस्तार से बात नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सतरिया नृत्य है वो कौन से राज्य से संबंधित है। तो सतरिया नृत्य का संबंध है वो असम से है। बात करें इसके बारे में तो सतरिया नृत्य है जो कि 8 मुख्य भारतीय सांस्कृतिक नृत्य परंपराओं में से एक है। यह नृत्य असम का एक शास्त्रीय नृत्य है। वर्ष 2000 में इस नृत्य को भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में सम्मिलित होने का गौरव प्राप्त हुआ था। बात करें अगले क्वेश्चन की तो भारत में मॉन्टेग्यू चमस्फोट सुधार को किस वर्ष पेश किया गया। तो इसे यह कानून है वो 1919 में आया था। इसके बारे में और विस्तार से बात करें तो उस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। तो वायसराय पूछ सकते हैं कि कानून आया था उस टाइम वायसराय कौन थे और उसमें क्या क्या थे, विशेषता क्या थी। तो बात करें उनकी विशेषताओं की तो प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी। फिर आ सकते हैं द्वैध शासन यानी 19 तो 2 बार 19 आ रहा है, तो इसका मतलब होता है द्वैध शासन। ये आसान याद रखने का आसान ट्रिक है। प्रांतीय विषयों को विभाजित किया गया था और आरक्षित जैसे पुलिस, जेल, भू राजस्व, सिंचाई और वन इनको आरक्षित किया गया था। हस्तांतरित इनमें दखलंदाजी की थी कि जैसे शिक्षा, स्थानीय प्रशासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, कृषि और उद्योग इनमें हस्तांतरित किया था। बात करें अगले क्वेश्चन की तो अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के ग्रुप 6 में संबंधित तत्व कौन कौन से हैं। तो एक क्वेश्चन पूछा, ऑप्शन दिए गए थे बहुत सारे, 2-3-4 ऑप्शन थे।
उन्होंने क्वेश्चन दिया था कि इनमें से कौन सा तत्व है वो आवर्त सारणी के 6 से संबंधित नहीं है। तो इसमें नहीं का ऑप्शन तो नहीं दिया बच्चे ने, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि आवर्त सारणी के ग्रुप 6 में कौन से तत्व होते हैं। तो क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन और सिब्रोब्रियम, ये है वो आवर्त सारणी के ग्रुप 6 में संबंधित तत्व हैं। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद से दिया गया था कि अनुच्छेद 20, 21, 22 और 23 अनुच्छेद दिए गए थे। उन्होंने दिया था कि इनका मिलान आपस में करो, तो मिलान से कुछ क्वेश्चन था। तो इसके बारे में बात करें तो अनुच्छेद 320 है, उन्हें बात की गई है कि संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों का एक कर्तव्य होगा कि वे क्रमशः संघ की सेवाओं और राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षाओं का संचालन करें। अनुच्छेद 321 में उसका उल्लेख है कि लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार करने की शक्ति वो है लोक सेवा आयोग को। अनुच्छेद 322 है कि लोक सेवा आयोग का व्यय यानी खर्चा करने का अधिकार है। और अनुच्छेद 323 है कि लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट जारी करने का मतलब इसका उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है कि कश्मीर में जो 3000 फीट ऊंचा कौन सा ब्रिज बनाया जा रहा है, तो इसका उत्तर होगा चिनाब ब्रिज। बात करें इसके बारे में तो भारत अब दुनिया का सबसे ऊंची रेलवे पुल का घर है। एफिल टावर में लगभग 29 मीटर यानी 95 फीट से अधिक ऊंचा चिनाब है वो ब्रिज भारत में विवादास्पद जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में चिनाब नदी के से 359 मीटर यानी लगभग 1180 फीट ऊपर है, जो कि चिनाब ब्रिज बन रहा है। बात करें अगले क्वेश्चन की तो जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी, तो इसका सही उत्तर होगा 7वीं पंचवर्षीय योजना। इससे पहले एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कृषि पे कौन सी योजना में पंचवर्षीय योजना में जोड़ दिया गया था, जैसे पिछला वाला था सेकंड में, तो उसका उत्तर भी था 7वीं पंचवर्षीय योजना में। तो उसके बारे में बात करें 7वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में तो जवाहर रोजगार योजना है वो 1889 में राजीव गांधी सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम NREP और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के विलय पर लागू किया गया था। एक शब्द है कि पत्तू सलियार है, वो शब्द है वो विजयनगर साम्राज्य में किससे संबंधित था, तो ये किसके लिए शब्द यूज होता था, तो रेशम बुनकर है उन्हें पत्तू सलियार कहते थे। बात करें विजयनगर साम्राज्य के बारे में तो इस वंश की स्थापना है वो हरि और बुक्का ने की थी, वो 1336 ईस्वी में की थी। और हरिहर बुक्का के पिता का नाम वो संगम था, उन्हीं के नाम पर इस वंश का नाम है वो संगम वंश पड़ा था। इस वंश का प्रथम शासक हरिहर प्रथम, जिसने 36 से 56 ईस्वी तक और इसने 36 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना और हम्पी को अपनी राजधानी बनाया था। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसमें कि स्थापना किसने की, कब की, और उनके पिता का नाम क्या था और राजधानी क्या थी, तो ये क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं विजयनगर से, तो याद कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बस्तर दशहरा है वो किस राज्य से संबंधित है, तो यह छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित ये त्यौहार है। तो बात करें इसके बारे में तो छत्तीसगढ़ के वनांचल बस्तर में मनाए जाने वाले दशहरा पर्व में राम और रावण में कोई सरोकार नहीं, रावण से कोई सरोकार नहीं। यहाँ न रावण का पुतला दहन होता है, न ही रामलीला का मंचन होता है। बस्तर में दशहरे के दिन शक्ति की उपासना होती है। अगला प्रश्न था कि निम्न में से ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो सितार वादक से संबंधित है, तो ऑप्शन दिए थे बहुत सारे, 3-4 ऑप्शन थे। उनमें एक ऑप्शन था पंडित रविशंकर। तो पंडित रविशंकर है, ये तो आपको नहीं जानता है, तो बहुत एजुकेशन है, ये सितार वादक से संबंधित है। बात करिए पंडित रविशंकर के बारे में तो ये एक भारतीय सितार कला प्रवीण व्यक्ति और संगीतकार थे, और ये 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत के विश्व के सबसे प्रसिद्ध प्रतिपादक बन गए थे और दुनिया भर के कई अन्य संगीतकारों से को भी प्रभावित किया था। और इनको 1999 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। ये क्वेश्चन दोस्तों डेफिनेटली पूछा जाएगा आपसे कि पंडित रविशंकर को है वो भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था, तो 1999 में उन्हें ये पुरस्कार दिया था। एक क्वेश्चन था कि नृत्य निर्देशक तत्व है वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो नृत्य निर्देशक तत्व है वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, और मौलिक कर्तव्य है वो रूस के संविधान से लिए गए हैं। ये क्वेश्चन पिछले छुट्टी पूछा गया था, और इसमें कुछ किया गया है कि नृत्य निर्देशक तत्व है वो कहाँ से लिए गए हैं, तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं।
बात करें इनके बारे में तो सबसे पहले ये आयरलैंड के संविधान में लागू किए गए थे। ये वे तत्व हैं जो संविधान के विकास के साथ ही विकसित हुए और इन तत्वों का कार्य एक जन कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना है। एक क्वेश्चन था कि पश्चिमी घाट में पाई जाने वाली सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो अन्नामलाई पर्वत चोटी है जो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो एक क्वेश्चन और बनता है इससे रिलेटेड दक्षिणी घाट से कि नीलगिरी की पहाड़ियाँ है वो पश्चिमी घाट के उत्तर पश्चिम में और पूर्वी घाट के पश्चिमी छोर पर स्थित है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ है वो नीलगिरी जैव आरक्षित क्षेत्र का हिस्सा है। तो नीलगिरी से भी प्रश्न बहुत पूछते हैं कि दोनों को मिलाते कौन है? तो नीलगिरी पहाड़ी मिलाती हैं, वो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट वो दोनों नीलगिरी की पहाड़ियाँ वो मिलाती है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 1913 में गीतांजलि के लिए साहित्य के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सब जानते होंगे आप कि कवि रविंद्रनाथ टैगोर को है वो गीतांजलि के लिए वो साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बात करें इनके बारे में तो वो ये नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे साहित्य के क्षेत्र में पाने वाले। और इनके बारे में और बात करें तो अल्फ्रेड पुरस्कार के बारे में बात करें नोबेल पुरस्कार के बारे में तो अल्फ्रेड बी नोबेल एक स्वीडिश रसायन ज्ञाता और डायनामाइट का आविष्कार करने वाले अभियांत्रिक ने नोबेल पुरस्कार की स्थापना की थी। इन्हें प्रतिवर्ष 6 वर्षों अर्थात शांति, साहित्य, भौतिक, रसायन और शरीर विज्ञान या चिकित्सा और आर्थिक विज्ञान में पुरस्कार दिया जाता है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि नोबेल पुरस्कार है वो कौन कौन से फील्ड में देते हैं? तो नोबेल पुरस्कार के 6 फील्ड हैं, ये हमने बात की है। तो आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपसे क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं कि नोबेल पुरस्कार है वो कौन से क्षेत्र में दिया जाता है या कौन से क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। वो ऑप्शन देख के आपको क्वेश्चन अलग करना होता है। एक क्वेश्चन है अगला कि लेंथेनाइड होते हैं को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो लेंथेनाइड है उन्हें दुर्लभ प्रतितत्व भी कहते हैं। आपके दिन आप ये आया होगा कि लेंथेनाइड क्या होते हैं। तो लेंथेनाइड के बारे में बात करें तो लेंथेनाइड तत्व वे हैं जो जैसे लेंथेनम है वो सेरियम है, नियोडाइमियम है, प्रोमीथियम है, सेमरियम है, यूरोपियम है, गैडोलियनियम है, टर्बियम, डिस्पोसियम, होल्मियम, एर्बियम, थोलियम, येटेरिबियम, लुथियम, इन 15 तत्वों को है वो लेंथेनाइड तत्व कहते हैं। लेंथेनाइड क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका परमाणु क्रमांक 57 से लेकर 71 तक होता है। और ये लेंथेनाइड आउटसाइड के ग्रुप SPDF तो डी ग्रुप में ये आते हैं। तो 57 से लेकर 71 है उन्हें लेंथेनाइड कहते हैं। और यही था। और क्या मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य है वो रूस के संविधान से लिए गए हैं। बात करें मौलिक कर्तव्य के बारे में तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। तो नित्य निर्देश तत्व है तो प्रदेश में यहाँ पर से पूछते हैं तो आप इनको जरूर पढ़ के जाइएगा, आपको कन्फर्म यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो बात करें मौलिक कर्तव्य के बारे में तो मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य का विचार रूस के संविधान से प्रेरित है। इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान के भाग 4 में शामिल किया गया था। तो ये सही पॉइंट है। वो कौन से संविधान में जोड़ा गया सुधार संशोधन? तो 42वां। कब जोड़ा गया? 1976। कौन समिति कौन सी थी? स्वर्ण सिंह समिति। और कौन सा भाग है? भाग 4 है। और लिए कहाँ से गए हैं? 5 है। तो इसमें 5 है, 5% बनते हैं इतने से में। और 500% SSC पे पूछती है, बार बार पूछती है। तो आप इसको इतना तो ही स्क्रीनशॉट लेके जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पानीपत का तृतीय युद्ध जो हुआ था उसमें उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो मुगल सम्राट थे वो थे आलम शाह द्वितीय। तो बात करें पानीपत के तृतीय युद्ध की तो यह 14 जनवरी 1761 ईस्वी को अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और मुगल शाह आलम द्वितीय के संरक्षण और सहायक में मराठों के बीच लड़ा गया था। इस लड़ाई में मराठा सेनापति सदाशिवराव भाव अफगान सेनापति अब्दाली से लड़ाई के दांव पेचों में मात खा गए। इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। पानीपत का प्रथम युद्ध और पानीपत का द्वितीय युद्ध है वो भी वो बहुत फेमस है, वो भी क्वेश्चन पूछते हैं, वो भी आप याद कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शहर में लता मंगेशकर का जन्म हुआ था? तो इनका जन्म है वो इंदौर में हुआ था। और बात करें इनके बारे में तो और कुछ ज़्यादा तो
लता मंगेशकर जिन्हें हेमा मंगेशकर है, जिन्हें लता मंगेशकर के नाम से जाना जाता है, का जन्म है वो 28 सितंबर 1929 को इंदौर, जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में है, वहाँ पे जन्म हुआ था। इंदौर वो वर्तमान वो मध्य प्रदेश का जिला है, वहाँ पे जन्म उनका हुआ था। और इनको लता मंगेशकर की बात और इनके अवार्ड के बारे में ना करें तो ये तो फिर गलत बात है। तो इनके अवार्ड के बारे में बात करें, क्योंकि उनके अवार्ड है वो बहुत फेमस है और ये फेमस हस्ती है, तो ऐसे से यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछती है। तो बात करते हैं इनके अवार्ड के बारे में, कौन से अवार्ड मिले हैं। तो लता मंगेशकर को अपने 8 दशक यानी 80 साल लगभग के लंबे करियर के दौरान कई पुरस्कार और सम्मान मिले हैं। 1974 में वह रॉयल अल्बर्ट हॉल के प्रदर्शन करने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी और वह 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 15 बंगाल फिल्म पत्रकार संघ पुरस्कार, 4 फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ महिला पात्र पुरस्कार, 2 फिल्म फेयर विशेष पुरस्कार, फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार और कई अन्य की प्राप्तकर्ता हैं। और उनके जैसे फेमस की बात करें तो लता मंगेशकर को 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ये क्वेश्चन आ चुका है, एसएससी में दोबारा पूछ सकते हैं। और 2001 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। तो चंपारण सत्याग्रह है वो 19 अप्रैल 1917 को हुआ था गांधी जी के नेतृत्व में। और ये क्वेश्चन बोलता है कि गांधी जी वो अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, तो 1915 में। और चंपारण सत्याग्रह है वो गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। और इसके बारे में बात करें तो भोजन और धन के बिना अस्तित्व उत्तरोत्तर असहनीय होती जा रही थी। और चंपारण के किसानों ने 1914 में यानी पीपरा में और 1916 में तुरकोलिया में नील के पौधे की खेती में सरकार के खिलाफ विद्रोह किया था। नील की खेती करने वाले राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए बना लिया और इस तरह चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था। तो चंपारण सत्याग्रह किसके विरोध में हुआ था और नील की खेती के विरोध में हुआ था और गांधी जी का पहला सत्याग्रह था ये नील का चंपारण सत्याग्रह। अगला क्वेश्चन था कि भारत है वो हॉकी वर्ल्ड कप पहली बार कब जीता था। तो भारत है वो 1975 में हॉकी वर्ल्ड कप जीता था। बात करें इनके बारे में तो हॉकी विश्व कप में भारत कुआलालंपुर 1975 में दर्ज की गिलौती खिताबी जीत। भारत ने सिर्फ एक बार ही हॉकी विश्व कप जीता है। भारतीय पुरुष टीम ने साल 1975 में ट्रॉफी जीती थी। FIH हॉकी विश्व कप में महिला टीम अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ चौथे स्थान पर रही है, मतलब अभी तक। बाकी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में वो महिला का 4 नंबर पर है और इंडिया का 1975 में वर्ल्ड कप जीता है। अगला क्वेश्चन है एक क्वेश्चन जनसंख्या से कि भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि को किस अवधि के रूप में माना जाता है। तो 1951 से 1981 के मध्य है वो जनसंख्या विस्फोट अवधि माना जाता है। और 1951 से 81 के दशकों में भारत को जनसंख्या विस्फोट की अवधि माना जाता है। यह देश में मृत्यु दर में तीव्र ह्रास और जनसंख्या की उच्च प्रजनन दर के साथ कारण हुआ था। औसतन वार्षिक वृद्धि दर 2.2% तक ऊंची रही थी। तो दोस्तों जनसंख्या का बारे में बहुत प्रश्न पूछते हैं, पार्टिसिपेंट में पूछते हैं। तो जनसंख्या का शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो है जिसमें प्रश्न वही हैं जो पूछे जाते हैं। जैसे 27 शायद 29 या 30% जो ऐसे ही है जो प्रश्न पूछ जाते हैं 100% है। उनका वीडियो मैंने एक वीडियो का डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वो वीडियो बनाया है मैंने। वहाँ से डेफिनेटली अगर जनसंख्या से आपको प्रश्न पूछा जाएगा तो वहाँ 100% आपका सही प्रश्न होगा। उस वीडियो से जनसंख्या का प्रश्न एक भी बाहर नहीं जा सकता। तो वो वीडियो जरूर देखिएगा, जिसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि खाना पकाने में खाद्य सामग्री को गाढ़ा करने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो गाढ़ा करने के लिए स्टार्च की मात्रा को बढ़ाते हैं। तो स्टार्च की मात्रा को बढ़ाकर है वो खाद्य सामग्री को यानी खाना पकाते समय खाद्य सामग्री को गाढ़ा कर सकते हैं। एक क्वेश्चन था कि जब -CH समूह है जोड़ा जाता है तो उसे क्या कहते हैं। उसे एल्डिहाइड कहते हैं। ये केमिस्ट्री का सवाल था। एक क्वेश्चन था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय उसके अध्यक्ष कौन थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है वो पंचवर्षीय योजना के प्रथम पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष थे, जो कि उस समय फर्स्ट प्रधानमंत्री भी थे। दोस्तों पंचवर्षीय योजना से भी प्रश्न पूछते हैं, उसका वीडियो भी एक बनाया है मैंने, उसका भी आप जरूर देखिएगा। वहाँ से भी प्रश्न पूछ जाते हैं तो वो सिर्फ प्रश्न बाहर नहीं आएंगे। बात करें तो KN राज के नेतृत्व में इसका प्रारूप तैयार किया गया था।
इस पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और गुलजारीलाल नंदा उपाध्यक्ष थे। और उद्देश्य की बात करें तो पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था कि देश का कृषि विकास करना है। दूसरी योजना का उद्देश्य था वो औद्योगिक विकास करना। तीसरी का उद्देश्य था वो था अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र बनाए रखना। और चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था वो था विकास के साथ स्थिरता और आत्मनिर्भरता की उपलब्धि प्राप्ति करना। तो दोस्तों क्वेश्चन है वो आज के शिफ्ट में पहले भी 2 शिफ्ट में पूछे गए हैं कि पंचवर्षीय योजना 7 का उद्देश्य क्या था, और दोनों 7 से पूछे गए थे। तो आगे पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन था कि डोगरी उत्सव है वो किस धर्म के लोग मनाते हैं। तो डोगरी उत्सव है वो हिंदू धर्म के लोग मनाते हैं। बात करें डोगरी उत्सव की तो डोगरी उत्सव हर साल भारत के हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी में मनाया जाता है। डोगरी उत्सव कुल्लू घाटी में मनाया जाने वाला सबसे बड़ा त्यौहार है। यह हर साल 14 से 16 मई तक मनाया जाता है। यह त्यौहार भीम की पत्नी हिडिंबा देवी के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। हिडिंबा है वो एक राक्षसी थी, घटोत्कच की मम्मी। और यह त्यौहार को जम्मू और कश्मीर में गोपा उत्सव के रूप में मनाया जाता है। फूलदेई त्यौहार है उत्तराखंड में संबंधित है, जो कि बिहू त्यौहार है असम में संबंधित है। और ये तो मतलब एक क्वेश्चन था कि 2022 में मेजर ध्यानचंद अवार्ड किसे दिया गया है। तो ऑप्शन मुझे क्लियर नहीं है, लेकिन मैं 100% बोल सकता हूँ कि इन 3 में से ही कोई एक था उत्तर था इसका। शरत कमल, निखत जरीन और लक्ष्य सेन, ये तीनों के अलावा 38 अन्य खिलाड़ी थे जिन्हें 2022 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया। लेकिन ये 3 हैं वो बहुत फेमस थे, ट्रेंडिंग थे, तो इनसे ही पसंद बनेगा तो इनसे ही बनेगा कि मेजर ध्यानचंद अवार्ड किसे दिया गया। तो इन 3 को ही दिया गया। तो आप इन 3 का नाम याद रख लीजिएगा। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था, मैं कंफर्म बोल सकता हूँ। अगला क्वेश्चन था कि अनुच्छेद 152 है उसमें जम्मू कश्मीर से कुछ रिलेटेड था कि संबंध वो उसमें है शामिल है कि नहीं, ऐसे कुछ था। लेकिन अनुच्छेद 152 से संबंधित था। तो इसमें उल्लेख है कि राज्य के गठन में जम्मू और कश्मीर राज्य शामिल नहीं होंगे, जो अनुच्छेद 152 में इसका उल्लेख है। बात करें विस्तार से इसके बारे में तो इस भाग में लिखा है कि जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य पद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है। दरअसल मूल संविधान के तहत भारतीय संघ के राज्यों को 4 प्रकार में विभाजित किया गया था। बाग, कै, खै, गै और गै, ये सभी संविधान से 29 राज्य थे। और लेख में यह भी कहा गया है कि राज्यपाल राज्य की कार्यकारी शक्ति को नियंत्रित करेगा और यह वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसका प्रयोग करेगा। ये जम्मू कश्मीर पर लागू होता है। तो जम्मू कश्मीर है वो जम्मू कश्मीर राज्य में शामिल नहीं था, वो एक अलग सेपरेटेड राज्य है। इसका 152 मूल्य के इसका है। और जम्मू कश्मीर से एक अनुच्छेद और भी है 370, उसमें जम्मू कश्मीर का वो विशेष दर्जा प्राप्त किया गया था, जो कि संविधान संशोधन करके 370 धारा हटा दी गई थी। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा गलियारा असम के सिलचर को गुजरात के पोरबंदर से जोड़ता है। तो इसका उत्तर होगा पूर्व पश्चिम गलियारा। बात करें गलियारे की तो नेशनल हाईवे 27 जो वो यानी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग 27 है, वो गुजरात के पोरबंदर को असम के सिलचर से जोड़ता है, या आपको पूर्व पश्चिम कॉरिडोर भी बोल सकते हैं इसको। एक क्वेश्चन था कि बेगा जनजाति का लोक नृत्य कौन सा है। तो बेगा जनजाति है वो मुख्यतः मध्य प्रदेश से और झारखंड, छत्तीसगढ़ इनसे संबंधित है। और इनका नृत्य लोक नृत्य है वो कर्मा खड़ी, कर्मा खाप, कर्मा झूलनी, कर्मा लहकी, ये इनके लोक नृत्य हैं। ये मुख्यतः छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की जनजाति है। बात करें इनके बारे में तो बेगा जनजाति के लोग वृक्ष की पूजा करते हैं तथा बूढ़ा देव व दूल्हा देव को अपना देवता मानते हैं। बेगा झाड़ फूक तथा जादू टूना टोटका में विश्वास रखते हैं। बेगा भारत के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड प्रदेश में पाई जाने वाली जनजाति है। मध्य प्रदेश के मंडला, डिंडोरी तथा बालाघाट जिलों में बेगा लोग बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं। बिछवार, नरोतिया, बरोतिया, नाहर, राय, बेना और काडा बेना इसकी कुछ उपजातियां भी हैं। तो दोस्तों ये था आज के हमारे सेगमेंट का 4th शिफ्ट के सारा वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है हमारे आज के पूरे दिन का ग्राउंड एनालिसिस, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब से ज़रूर कर लीजिएगा। और आपको अगर इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है
वो PDF वो प्रोवाइड करवा देगा। PDF डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम का लिंक है, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो दोस्तों ऐसे ही हमारे चैनल पर सपोर्ट बनाए रखिएगा और थैंक यू दोस्तों।